नमस्कार। लॉ एंड प्रैक्टिस विद सुनील जी के इस अंक में मेरे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अभी तक जितनी मैंने आप लोगों से वार्तालाप किया है वो क्रिमिनल लॉस और उनकी इम्प्लीमेंटेशन और पुलिस की प्रैक्टिसेस इसी से संबंधित रहा है। आज एक ऐसा विषय पे बात करने की इच्छा हुई जो ऊपर से देखने में तो सिविल लगता है लेकिन उसके बहुत सीरियस क्रिमिनल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक बार पुनः निवेदन कि मेरी वीडियो को आप आखिर तक देखें और फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी और ज़्यादा परिश्रम करने के लिए प्रेरणा मिल सके। तो हम बात कर रहे हैं आज वसीयत की। बिल बहुत कॉमन सा सब्जेक्ट है, एक आम आदमी के सरोकार का सब्जेक्ट है। ये लॉ के विद्यार्थियों से भी जुड़ा हुआ विषय है और एडवोकेट्स, पुलिस, सभी का कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई सरोकार रहता है। जैसा मैंने कहा कि वसीयत वैसे तो सुनने में और देखने में लगता है कि सिविल मैटर है, लेकिन मैंने क्यों इसको आज चुना अपनी वार्ता के लिए, ये अभी जब मैं बात करूंगा आपसे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग लॉ के जानकार हैं उन्हें मालूम होगा कि जो वसीयत की पूरी प्रक्रिया है और इसका जो कानून है वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में पूरा वर्णित है। वसीयत दो तरह की हो सकती है, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना कुछ वसीयत किए हो जाए और उसको हम इंटेस्टेट बोलते हैं, डाइंग इंटेस्टेट, बिना वसीयत किए। वो आज की चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि यदि वसीयत हुई है और वो अनरजिस्टर्ड नहीं अपितु रजिस्टर्ड हुई है। अनरजिस्टर्ड भी आज का विषय नहीं है, केवल रजिस्टर्ड बिल के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल में कुछ महीनों पहले एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया था। तो आज वो मुझे कहीं से पढ़ने को मिला तो मुझे लगा कि मैं बात करूं इसके बारे में, और निश्चित रूप से ये काफी लोगों को लाभान्वित करेगा। सवाल होता है, जब रजिस्टर्ड विल हुई तो उसमें दो परिस्थिति हो सकती है। एक तो हो सकता है कि जितने सक्सेसर्स हैं वो इसको कंटेस्ट नहीं करते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और सब बहुत अच्छे से एक अच्छे वातावरण में, सकारात्मक वातावरण में जिसका जो हिस्सा है वो उसको मिल गया और सबके ट्रांसफर ऑफ डीड सब हो गए और सबके नाम हो गया, दाखिल खारिज हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक स्थिति ऐसी बनती है जबकि इसको कंटेस्ट किया जाता है। कोई एक सक्सेसर या एक से अधिक सक्सेसर इस विल के कंटेंट्स या इसकी वैलिडिटी या इसकी जेन्युइननेस किसी भी बिंदु पर इसको कंटेस्ट करता है। तो रजिस्टर्ड विल के एग्जीक्यूशन का जो प्रोसीजर हो जाता है, फिर उसमें होगा कि सबसे पहले सूट फाइल होगा, एक टेस्टामेंट्री सूट फाइल होगा, उसमें प्रोबेट कोर्ट होती है, प्रोबेट कोर्ट में टेस्टामेंट्री सूट फाइल होगा, और एक उसमें प्रोपाउंडर है जिसकी तरफ से सूट फाइल किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट बात कही है। आज की मैं अपनी वीडियो को इसको छोटा रखूंगा क्योंकि वैसे तो जो बिल से संबंधित कानून है वो बड़ा विशाल है और उसमें बहुत सारे तमाम कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट्स के भी, सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन जितनी बात मैं कहना चाहता हूँ उससे मेरा काम छोटी वीडियो से चल जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो विल है वो ये हो सकता है कि वो वैलिडली एग्जीक्यूटेड हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो जेन्युइन भी हो। यानी कि वैलिडली एग्जीक्यूटेड एंड विल इज जेन्युइन, these are not two similar or same phrases. There could be a bill which is validly executed but at the same time may not be genuine. यहाँ पे एक फर्क है। अगर कोई बिल ऐसी है जो कि वैलिडली एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है, जो प्रोसीजर है बिल को रजिस्टर्ड कराने का, एग्जीक्यूट करने का, अगर उसी को फॉलो नहीं किया गया तो फिर कोर्ट इस बिंदु पर परीक्षण नहीं करेगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, ऑन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस कि वैलिडली एग्जीक्यूटेड नहीं है और जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल कि विल जेन्युइन है कि नहीं है, ये तब पैदा होगा जब पहले एक तय हो जाए कि विल वैलिडली एग्जीक्यूटेड है। तो अगर वैलिडली एग्जीक्यूटेड है तो फिर उसकी जेन्युइननेस के बारे में डेफिनेटली कोर्ट जा सकता है। और इसमें इनफैक्ट हाई कोर्ट की जो सिंगल जज बेंच थी उनका यही ओपिनियन था कि यदि वैलिडली एग्जीक्यूटेड है उसके बाद भी जेन्युइननेस के क्वेश्चन को एग्जामिन करने की जो कोर्ट की शक्ति है उस पर कोई फैटर्स नहीं है, कोई रोक नहीं है। जबकि जो डबल बेंच का, जो स्पेशल बेंच का, डिवीजन बेंच का जो डिसीजन था, जजमेंट था, वो ये था कि अगर वैलिडली एग्जीक्यूट हो गई है तो वैलिडली एग्जीक्यूशन पर अपना निर्णय लेने से पहले वो भले ही जेन्युइननेस में चला जाए कोर्ट, लेकिन अगर एक बार ये तय हो गया कि वैलिडली एग्जीक्यूटेड है फिर वो जेन्युइननेस को एग्जामिन नहीं कर सकते। इसी विरोधाभास को माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूर किया और ये जजमेंट दिया कि विल may be validly executed but may not be genuine, and in that case ये फिर फ्रस्ट्रेट होगी और इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकेगा। अब सवाल यह है कि ऐसे कौन सी चीजें होती हैं जबकि जो कि शाउडेड, इसको एक चीज कही है
कि shrouded in circumstances which make genuineness of a will suspicious, ये एक वर्ड यूज किया गया है। तो ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेज होती हैं जो किसी विल को सस्पिशियस बना देती हैं, विल की जेन्युइननेस को डाउटफुल बना देती है। कई सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो फैक्ट्स को जब इसमें कोर्ट के सामने दलील दी जाती है तो सारे फैक्ट्स रखे जाते हैं, लेकिन जो मोटे मोटी इसमें 3 4 5 चीजें हैं जो मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा समझने के लिए। अब वो हो सकती है कि साहब जब ये एग्जीक्यूटर था बिल का जिसने एग्जीक्यूट की है, या ऐसा कहा जा रहा है कि उस अमुक व्यक्ति ने एग्जीक्यूट की, यदि वो इन्फर्म था या सीरियसली इल था कि वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि विल एग्जीक्यूट किया सके, या अपोजिट पार्टी को अगर कंटेस्टेड है, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर कंटेस्ट नहीं है तो फिर तो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो वो बिल लागू हो ही जाती है। समस्या आती है जब कंटेस्ट की जाती है। तो जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो अपोजिट पार्टी है, उसको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो एग्जीक्यूटर है वो या तो इन्फर्म थे या सीरियस इलनेस से पीड़ित थे और वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि विल एग्जीक्यूट कर सके, या मेंटली अनफिट थे, या ड्रंकर्ड थे उस समय बहुत। ये सारे के सारे फैक्ट्स स्टैब्लिश करने वाली चीज है। या वो एब्सेंस थे जो जहां पे दिखाई गई है बिल एग्जीक्यूट हुई, और ये दूसरी पार्टी ये सिद्ध कर दे कि उस समय और तारीख पर उस दिन को जो एग्जीक्यूटर हैं वो कहीं और थे, उनकी वहां प्रेजेंस ही नहीं थी, तो फिर सीरियसली डाउटफुल हो जाएगा ये उसका जो प्रोबेट है। और इसके अलावा भी कोई अन्य ऐसा मामला हो जिसमें फ्रॉड की बात अगर कोई सामने आती है, अगर वो ये सिद्ध कर देती है अपोजिट पार्टी कि किसी फ्रॉड के द्वारा, फ्रॉडुलेंट मीन्स से इस बिल को एग्जीक्यूट करा लिया गया है, तो भी इसको जेन्युइन नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, इसका उद्देश्य ये था, पुलिस के भी काम की चीज है। बहुत सारे मामले मैंने देखा है अपने पुलिस के पूरे जो मेरा कैरियर रहा, कि प्रॉपर्टी से संबंधित जो मामले हैं वो सिविल है या क्रिमिनल, ये बहुत बड़ा इशू हमेशा बना रहता है। इसके बारे में फिर कभी बात करूंगा। और ये बड़ा एक ये कहिए कि अगेन एक ऐसा क्षेत्र है जो शाउडेड विद लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत सारा भ्रम है, और अल्टीमेटली पुलिस के ऊपर ये आ जाता है कि वो कैसे एफआईआर लिखते हैं और कैसे केस को हैंडल करें कि वो सिविल रहे कि क्रिमिनल हो जाए। अभी मैं इसको डॉट डॉट करके छोड़ता हूँ, बाद में फिर कभी इसके बारे में जब खुल के बातें होंगी तो फिर बताऊंगा। तो चूंकि ऐसे मामले आते रहते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनमें बहुत सारे मामले जमीनों के, एग्रीकल्चर लैंड, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के, इस तरह के भी आते हैं, और उसमें एक पक्ष की मतलब इच्छा होती है कि इसमें एफआईआर करा ली जाए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि पुलिस को भी देख लेनी चाहिए। यद्यपि पुलिस एक सिविल कोर्ट नहीं है, वो बिल पे जजमेंट पास करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन उसको एक अपनी ओपिनियन बिल्ड करने के लिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के पर्पज के लिए ये सारी बातें पता होनी चाहिए हमारे सब इंस्पेक्टर्स को, आईओ को, एसएचओ को, सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स को। ये मेरा आज का इसका उद्देश्य था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छी लगी होगी और आपको इससे लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।